हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था मानव का जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, और इसके अंदर हमने सबसे पहले नर जनन तंत्र का डिस्कस कर लिया था और फिर हमने स्टार्ट किया था मादा जनन तंत्र। यानी जनन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, नर और मादा। तो नर जनन तंत्र में हमने पढ़ लिया था, एक तो मुख्य नर जनन अंग होता है वृषण या टेस्टिज, और फिर हमने पढ़ा था अन्य सहायक नर जनन अंग में कौन कौन से थे। अधिवृषण था, शुक्रवाहिनी थी, शुक्राशय था, प्रोस्टेट ग्रंथि थी, काउपर ग्लैंड थी जिनको बल्बो यूरेथ्रिल ग्लैंड भी बोला जाता है, वो सब हमने पढ़ लिया था। फिर हमने स्टार्ट किया था मादा जनन तंत्र, और मादा जनन तंत्र के अंदर मुख्य मादा जनन अंग किसको बोला जाता है? अंडाशय या ओवेरी को बोला जाता है, जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण किया जाता है। और सहायक जनन अंग के अंदर इसमें आएंगे अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि मार्ग, वो सब आएंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास के अंदर हमने मादा जनन तंत्र में मुख्य मादा जनन अंग को पढ़ लिया था। मादा जनन तंत्र में जो मुख्य अंग है वो मुख्य जनन अंग कौन है? अंडाशय। मुख्य जनन अंग के बारे में अपन ने स्टडी कर ली थी। क्या देखा था? मैंने आपको बताया था कि मादा के अंदर अंडाशय है वो दो पाए जाते हैं, और प्रत्येक अंडाशय के द्वारा एकांतर क्रम में मतलब अंडाणु का निर्माण किया जाता है। अब जो अंडाशय होता है उसके अंदर कुछ पुटक होते हैं, कोशिकाएं होती है जो कंटिन्यू विभाजन करती रहती है, और उन पुटकों में विभाजन होने से उनका आकार बढ़ता जाता है, और जो लास्ट में सबसे बड़ा पुटक बन जाता है जो फट जाता है और जिससे अंडाणु रिलीज होता है उसको बोला जाता है ग्राफियन पुटक। ग्राफियन पुटक बोला जाता है, और उसके द्वारा कुछ लसलसे पदार्थों का निर्माण किया जाता है जिनसे हार्मोन निकलते हैं। यानी उसके अंदर पीले रंग का पदार्थ होता है जिसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और उसके अलावा कार्पस ल्यूटियम के द्वारा दो हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भधारण हार्मोन बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि वो प्रेगनेंसी को बनाए रखने में सहायक होता है। जबकि जो दूसरा हार्मोन है आपके एस्ट्रोजन, ये मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बनाए रखने में, स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है। तो वो हमने अंडाशय के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मादा के सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग, और आपको याद हो तो सहायक जनन अंग कौन कौन से बताए थे मैंने? सहायक जनन अंग के अंदर होती है अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि मार्ग। ये सब क्या थे? सहायक जनन अंग। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अंडवाहिनी, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अंडवाहिनी के बारे में। अंडवाहिनी या इसे बोला जाता है डिंब वाहिनी, या इसे बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब। देखिए अंडाशय दो होते हैं और अंडवाहिनी भी दो होती है। वो किस प्रकार रहती है?
देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रत्येक मादा जनन के अंदर जनन अंग में 2 अंडाशय होते हैं और दोनों अंडाशयों से एक एक नलिका पास में जुड़ी हुई रहती है। उनको क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी या डिम्ब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। देखिए ये इस अंडाशय के पास में ये नलिका यहाँ तक कहलाती है अंडवाहिनी, ये नलिका भी यहाँ तक क्या कहलाएगी? अंडवाहिनी। जो अंडवाहिनी होते हैं उसके आगे इस प्रकार अंगुली के जैसे प्रवर्ध होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? फिम्बरी या झालर। देखिए ये संरचनाएं क्या काम करती है? जैसे ही अंडाशय से अंडा रिलीज होगा तो ये फिम्बरी क्या कर लेगी? उसको पकड़ लेगी और पकड़कर अपने अंदर लेकर आ जाएगी। अगर ये सीधी गोल होती तो क्या पता अंडा नहीं जा पाता, नीचे गिर जाता। तो ये फिम्बरी क्या होती है? जैसे देखिए ये अंडाशय है और ये फिम्बरी इस प्रकार रहती है। जैसे ही अंडाशय में ग्राफियन पुटक फटेगा, अंडा रिलीज होगा, तो ये फिम्बरी क्या कर लेगी? उसको पकड़ लेगी और उसमें से अपने अंदर यानी अंडवाहिनी के अंदर चली जाएगी। यहाँ पर आकर ये अंडाणु रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो स्पर्म आएंगे बाहर से, तो इन दोनों के मिलने से यहाँ पर क्या बनेगा? निषेचन की प्रक्रिया होगी और इस भाग को स्तमस्त बोला जाता है। यानी अंडवाहिनी के जिस भाग पर युग्मक मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो उस भाग को स्तमस्त बोला जाता है। तो देखिए फिम्बरी या झालर क्या काम करेगी? जो अंडाणु रिलीज होगा, अंडाशय से अंडाणु निकलेगा, उसको पकड़ने का काम करती है और पकड़कर अंडवाहिनी के अंदर अंडा आ जाता है। बाहर से स्पर्म आते हैं यहाँ पर और इन दोनों के यहाँ इस स्थान पर मिलने से क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है, जाइगोट बनता है। जैसे ही यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु मिलकर युग्मनज बन गया, वो युग्मनज यहाँ से रवाना हो जाता है और जैसे जैसे वो आगे चलता रहता है इसमें समसूत्री विभाजन होता रहता है और इसकी जो 2 कोशिकाओं का युग्मनज है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, 8 से 16 बनती है और इस प्रकार ये आकर गर्भाशय के अंदर क्या हो जाता है? प्रत्यारोपण हो जाता है इसका। जैसे यहाँ पर प्रत्यारोपित हो गया, ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया, तो ये क्या हो जाता है? प्रत्यारोपित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अंडवाहिनी क्या काम करती है? अंडवाहिनी अंडाणु को ग्रहण करने का काम करती है और अंडवाहिनी वाले भाग में क्या होती है? निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अंडवाहिनी का जो आगे का झालर जैसी संरचना होती है, अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? झालर या फिम्बरी बोला जाता है, जो अंडाणु को ग्रहण करने का काम करती है। तो इस प्रकार होती है 2 अंडवाहिनी मादा जनन अंग के अंदर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अंडवाहिनी के पॉइंट्स लिखते हैं। तो अब हम अंडवाहिनी के पॉइंट लिखते हैं। प्रत्येक अंडाशय से एक 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका संबंधित होती है, जिसे अंडवाहिनी या डिम्ब वाहिनी कहा जाता है। अब देखिए अंडवाहिनी के जो आगे का भाग होता है वो कीप नुमा होता है, इसके यांक वाला भाग कीप नुमा होता है, जिसको क्या बोला जाता है? इनफंडिबुलम बोला जाता है। तो अंडवाहिनी का
अग्र कीप नुमा भाग इनफंडिबुलम कहलाता है। इसके किनारे अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाते हैं। प्रवर्ध बनाते हैं जिन्हें फिम्बरी या झालर कहा जाता है। जिन्हें फिम्बरी या झालर कहा जाता है। फिम्बरी के द्वारा अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। फिम्बरी अंडाशय को अंडाणु को ग्रहण करने के बाद उसे अपने अंदर भेजती है। फिम्बरी ग्रहण किए गए अंडाणु को आगे अंडवाहिनी में भेजती है। तो ये क्या क्या पॉइंट है अंडवाहिनी के? इसकी लंबाई होती है लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास। प्रत्येक अंडाशय से एक 12 सेंटीमीटर जो लंबी नलिका जुड़ी हुई रहती है उसको क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी बोलेंगे। और इसे डिम्ब वाहिनी बोला जाता है। अंडवाहिनी का अग्रभाग कैसा होता है? कीप नुमा होता है और वो क्या कहलाता है? इनफंडिबुलम। और इसके किनारे पर जो अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं उनको क्या बोला जाता है? फिम्बरी या झालर। इस प्रकार की संरचनाएं जो अंडाशय के द्वारा दिए गए अंडाणु को ग्रहण कर लेती है और अपने अंदर भेजती है। तो फिम्बरी के द्वारा अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। और फिर ग्रहण किए गए अंडाणु को आगे अंडवाहिनी में भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा? मैंने आपको बताया कि अंडवाहिनी के इस वाले यहाँ तक क्या आएंगे? स्पर्म आएंगे और इधर से अंडाणु यहाँ पर आएगा तो दोनों के यहाँ पर मिलने से निषेचन की प्रक्रिया होगी और युग्मनज बनेगा। तो ये पॉइंट नोट कीजिए अंडवाहिनी के।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम अंडवाहिनी के कुछ पॉइंट और देखते हैं। जो अंडवाहिनी होती है, वो जो नलिका होती है, उसके अंदर इस प्रकार की क्रमाकुंचन गति होती है, जिससे क्या होता है, अंडाणु आसानी से आगे पास हो जाता है, आगे गुजरता रहता है, फंसता नहीं है। और उसके अलावा क्या होता है कि जो इसके अंदर कुछ स्तर होता है कोशिकाओं का, जिनको पक्षमापी कोशिकाएं बोलते हैं, वो कोशिकाएं क्या करती है, एक लसलसे पदार्थ का स्राव करती है अंडवाहिनी के अंदर, और वो स्राव है उस अंडाणु का क्या करता है, पोषण करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंडवाहिनी में क्रमाकुंचन गति के द्वारा, अंडवाहिनी में क्रमाकुंचन गति होती है, जिसके कारण अंडाणु आसानी से आगे गुजरता है। अंडवाहिनी की दीवार में पक्षमापी कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है, जिनके द्वारा लसलसे द्रव पदार्थ का स्राव किया जाता है, और यह स्राव अंडाणु को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, अंडवाहिनी का अंतिम भाग गर्भाशय से जुड़ा रहता है। तो देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। अंडवाहिनी के अंदर इस प्रकार की क्रमाकुंचन गतियां होगी, जिससे अंडा है वो अंदर उसके आसानी से आगे चलता रहता है, फंसता नहीं है। तो क्रमाकुंचन गतियां होती है, जिसके कारण क्या होता है, अंडाणु है वो आसानी से आगे गुजरता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अंडवाहिनी की दीवार में कौन सी कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है, पक्षमापी उपकला कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है, और इनकी कुछ कोशिकाओं के द्वारा लसलसे द्रव पदार्थ का निर्माण किया जाता है, स्राव किया जाता है। और यह द्रव पदार्थ क्या काम करता है, यह द्रव पदार्थ अंडाणु को पोषण प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। फिर अंडवाहिनी का अंतिम भाग किससे जुड़ा रहता है, गर्भाशय से। हमने देखा डायग्राम में, देखिए अंडवाहिनी का अंतिम भाग है वो किससे जुड़ा रहेगा, गर्भाशय की दीवार से जुड़ा रहता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अंडवाहिनी के। क्या क्या पॉइंट, क्रमाकुंचन गतियां होती है अंडवाहिनी में, जिससे अंडाणु है वो आसानी से आगे पास होता रहता है। अंडाशय की, अंडवाहिनी की जो उपकला है वो पक्षमापी कोशिकाओं से बनी होती है। इस अंडवाहिनी के अंदर कुछ कोशिकाओं के द्वारा लसलसे पदार्थ का निर्माण किया जाता है। वो पदार्थ जो इसके अंदर अंडाणु बह रहा है उसको क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। और अंडवाहिनी गर्भाशय, जो अंडाशय के आगे से शुरू होती है और कहाँ पर जाकर समाप्त होती है, गर्भाशय के अंदर। ठीक है, तो ये अंडवाहिनी के पॉइंट है, नोट कर लीजिए।
फिर अंडवाहिनी के बाद जो अगला सहायक अंग है वो हम देखते हैं गर्भाशय या यूट्रस। देखिए जो गर्भाशय होता है इसकी संरचना कैसी होती है, नाशपति के आकार का होता है। ये उल्टी रखी हुई नाशपति के समान गर्भाशय का आकार होता है। ठीक है, अब देखिए जो गर्भाशय होता है इसके जो आंतरिक परत है वो इसके जो दीवार है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। तो देखिए इसकी दीवार में, गर्भाशय की दीवार में तीन परतें पाई जाती है। जो गर्भाशय की आपको दीवार दिखाई दे रही है इसमें 3 परतें होगी। सबसे अंदर वाली होगी एंडोमेट्रियम, उसके बाहर वाली मायोमेट्रियम और सबसे बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम। तो देखते हैं तीनों दीवारों के नाम। पहली है सबसे बाहरी पायोमेट्रियम, दूसरी है मायोमेट्रियम और तीसरी है एंडोमेट्रियम। तो सबसे आंतरिक दीवार क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम। सबसे आंतरिक दीवार या सबसे आंतरिक परत। मायोमेट्रियम होती है मध्य परत, और पायोमेट्रियम होती है सबसे बाहरी परत। अब देखिए ये तीनों परतें मिलकर गर्भाशय के दीवार का निर्माण करती है। इनमें जो एंडोमेट्रियम होते हैं वो सबसे आंतरिक परत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट परत होती है, क्योंकि निषेचन के बाद जब भ्रूण का प्रत्यारोपण हो जाता है अप्रा के द्वारा तो वो कौन सी दीवार से चिपका रहता है, एंडोमेट्रियम के द्वारा। और जब हर 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, आर्तव चक्र आता है, तो गर्भाशय की जो सबसे अंदर वाली परत होती है एंडोमेट्रियम, उसके अंदर ही उसके झड़ने से ही जो ब्लीडिंग होती है वो होती है, क्योंकि इसके अंदर रक्त आपूर्ति होती है और जो कंटिन्यू 28 दिनों तक जमती जाती है। और फिर जब इसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं मिल पाता है तो ये टूट जाती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कब होगा, जब यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। जैसे यहाँ निषेचन हो गया तो गर्भ आकर जो भ्रूण है वो यहाँ आकर प्रतिरोपित हो जाएगा और ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता रहेगा। जब तक प्रोजेस्टेरोन मिलता रहेगा एंडोमेट्रियम टूटेगी नहीं। लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो गई ये एंडोमेट्रियम टूट जाती है, और अगर एंडोमेट्रियम टूटना स्टार्ट हो गई तो फिर गर्भपात हो जाता है, गर्भ गिर जाता है। ठीक है, तो गर्भ धारण के लिए एंडोमेट्रियम परत है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये 9 महीने तक फिर कंटिन्यू बनी रहती है, टूटती नहीं है। यही कारण है कि जब
गर्भावस्था चल रही होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, आर्तव चक्र नहीं आता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन 9 महीने तक बनाए रखता है और ये टूटती नहीं है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होगा तो फिर उसके साथ ही ये टूटती है और फिर वापस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सबसे अंदर वाली परत है एंडोमेट्रियम, जहाँ पर भ्रूण प्रत्यारोपित होता है और आर्तव चक्र के द्वारा भी इसी परत है वो, यही परत है वो नष्ट होती है। बीच वाली परत है जो मायोमेट्रियम है, वो बहुत मोटी पेशी स्तर होती है और जब प्रसव के समय जो पेट में दर्द उत्पन्न होता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, तो कौन सी परत के ज्यादा संकुचन से गर्भाशय का जो संकुचन और शिथिलन हो जाता है, मायोमेट्रियम के कारण। यानी जब प्रसव हो रहा होता है तो उस टाइम जो प्रसव पीड़ा आती है तो हमारे मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, इनके द्वारा निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वो हार्मोन इस मायोमेट्रियम की परत पर काम करेगा, जिससे ये बहुत ज़्यादा गर्भाशय को फैलाएगी, सिकुड़ाएगी, और जिसके कारण क्या होता है कि जो यहाँ पर भ्रूण लगा हुआ है वो अलग हो जाता है गर्भाशय की दीवार से। और सबसे जो बाहरी परत होती है वो क्या कहलाती है, पायामेट्रियम। ठीक है, तो पहले इन तीनों परतों को नोट कर लीजिए, फिर हम इनके कार्य लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो गर्भाशय का निचला भाग होता है, जो संकड़ा होता है, इसको क्या बोला जाता है, गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा। और ये है आपके गर्भाशय। तो तीनों परतें ध्यान रखनी है। सबसे बाहरी परत पायामेट्रियम या पायोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली परत होती है एंडोमेट्रियम। वैसे इनका ज़्यादा वर्णन आपके सिलेबस में नहीं है, बस नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया तीनों परतों के बारे में। लेकिन आपको ध्यान बस यही रखना है कि गर्भाशय की कौन सी परत सबसे अंदर होती है, कौन सी सबसे बाहर होती है। तो सबसे अंदर होती है एंडोमेट्रियम, उससे बाहर मायोमेट्रियम यानी बीच वाली मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली क्या कहलाती है, पायामेट्रियम। ठीक है, नोट कीजिए डायग्राम के साथ ही। तो देखिए स्टूडेंट्स, गर्भाशय के बाद जो अगला भाग हम पढ़ते हैं, योनि। जो ये आपके यहाँ वाला भाग है वो गर्भाशय ग्रीवा कंप्लीट हो गया, और गर्भाशय ग्रीवा के बाद जो आगे संकड़ा भाग आता है उसी भाग को क्या बोला जाता है, योनि बोला जाता है। देखिए ये जो योनि वाला भाग है, इसके अंदर म्यूकस कोशिकाएं होती है जो लसलसे पदार्थ का निर्माण करती है, जिसे म्यूकस या श्लेष्मा कहा जाता है, जिसके कारण ये भाग है वो चिकना रहता है। उसके अलावा इस भाग के अंदर एक लैक्टोबैसिलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो किण्वन प्रक्रिया करता रहता है, और इस यहाँ के योनि वाले भाग को कौन सा माध्यम प्रदान करता है, अम्लीय माध्यम या एसिडिक मीडियम प्रदान करता है। आपने देखा होगा जब हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म है, शुक्राणु है, उसके अंदर जो प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय के जो स्राव मिलते हैं, तो वो क्या काम करेंगे, वो स्राव योनि मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करते हैं, जिससे क्या होता है, माध्यम उदासीन हो जाता है।
क्योंकि अम्लीय माध्यम है वो स्पर्म के लिए इनकी एक्टिविटी को कम कर देता है, तो जो उनके अंदर जो स्राव होता है शुक्राशय का और प्रोस्टेट ग्रंथि का, वो योनि के अम्लीय माध्यम को है वो समाप्त कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मादा जनन अंग है उसके कौन से भाग के अंदर अम्लीय माध्यम उपस्थित रहता है, तो योनि वाले भाग में उपस्थित रहता है। किस कारण रहता है? इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलाई, जो किण्वन प्रक्रिया करता रहता है और योनि वाले भाग को एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। जो योनि वाला भाग है इसके ऊपर एक झिल्ली द्वारा ये बंद रहता है जिसे हाइमन बोला जाता है। इस झिल्ली को क्या बोला जाता है? हाइमन बोला जाता है। और योनि मार्ग है वो बर्थ के लिए मतलब प्रसव के लिए भी सहायक होता है और निषेचन के लिए भी सहायक होता है। तो इसके पॉइंट देखते हैं हम नेक्स्ट। गर्भाशय ग्रीवा के आगे जो संकरा भाग है वही क्या कहलाता है? योनि कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, योनि के कुछ भाग देखे हमने। इसके अंदर ये गर्भाशय ग्रीवा का अगला संकरा भाग होता है जो एक झिल्ली के द्वारा बंद रहता है। उस झिल्ली को क्या बोला जाता है? हाइमन बोला जाता है। हाइमन होता है वो कठिन परिश्रम या व्यायाम या सेक्स के समय वो फट जाती है, और जो हाइमन है ये बंद रहती है योनि। अब योनि का काम क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण जो ब्लीडिंग होती है उसको आगे पास करवाने में योनि सहायक होती है, और उसके अलावा प्रसव प्रक्रिया में भी योनि है वो सहायक होती है। तो ध्यान रखना, जो ये सहायक अंग है योनि, जो गर्भाशय ग्रीवा का अगला जो भाग है वही क्या कहलाता है? योनि कहलाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ही थी अपनी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे जो जनन का प्रोसेस है उसको पढ़ते हुए। थैंक यू सो मच।